students, today we are going to start Civics Chapter 2, Constitutional Design. Previous video we covered up to towards the new constitution. Why do we need a constitution and making of the Indian constitution? Previous video मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी. पहला फर्स्ट टॉपिक था टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था. सेकंड टॉपिक पर जब हम आए थे तो हमने आपको बताया था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता होती है. थर्ड टॉपिक था मेरा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया इसके बारे में मैंने आपको बताया था. तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये थ्री टॉपिक समझ में आ गए होंगे. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड टॉपिक द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. थर्ड टॉपिक गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का जो पाथ है उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन में. डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अनलाइक साउथ अफ्रीका they did not have to create a conscience about what a democratic India should look like. Much of this conscience had involved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against the foreign rule. It was also a struggle to our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle after independence. Such differences exist even today, yet some basis ideas have come to be accepted by almost everyone. ये सब डिफ़िकल्टीज़ जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी के बावजूद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स क्या हुआ सामने आकर एक बहुत बड़ा उनके पास एडवांटेज था. यह है कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय यहाँ एक कॉन्शियस बन चुका था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होना चाहिए. मतलब क्या बन चुका था कि हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडिया है वो कैसा होना चाहिए. 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 मेंबर्स ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. हमारे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था. एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था. तो मोतीलाल नेहरू एंड 8 मेंबर्स ने मिलकर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. 1931 के कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिसोल्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक ड्राफ्ट मिला. ड्राफ्ट मतलब एक प्रारूप दिया गया था और इसमें यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी और राइट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ को शामिल किया गया. यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज मतलब जो 18 ईयर्स से ऊपर जो भी लोग होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है. इसको हम यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज बोलते हैं. राइट टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम का जो है राइट मिला हुआ था. मतलब हर व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए. एंड इक्वलिटी मीन्स समानता. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समानता को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया. एंड फ्रेंचाइज को जोर दिया गया. राइट टू फ्रीडम के लिए बोला गया. एंड राइट टू प्रोटेक्ट मतलब सही मायने में अपनी रक्षा करना और माइनॉरिटीज़ को इसमें शामिल किया गया. इसलिए सारे लीडर्स ने बेसिस वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया. जितने भी लीडर थे मोतीलाल नेहरू एंड दूसरे जो लीडर्स थे उन्होंने सारे बेसिस वैल्यूज़ को क्या किया एक्सेप्ट किया. कॉलोनी रूल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जानकारी होने से लीडर्स
से इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन पर एग्रीमेंट को डेवलप किया गया। क्या किया गया? एग्रीमेंट को डेवलप किया गया। ब्रिटिश रूल में वोट करने की राइट कुछ लोगों के पास ही थी। उसके बेसिस पर ब्रिटिश ने वीक लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था? वीक जो लेजिस्लेचर था उसको इंट्रोड्यूस किया था। 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स के लिए क्या हुए? इलेक्शन हुए। 1937 में जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे और मिनिस्टर्स थे उनके लिए इलेक्शन हुए, पर वे फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। वो क्या थे? पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन इस एक्सपीरियंस से इंडियन लीडर ने लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने में बहुत हेल्प मिली। इस कारण से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिफॉल्ट्स और जितने भी कॉलोनियस लॉज थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किए। हमारे लीडर्स ने दूसरी कंट्रीज से बहुत कुछ सीखा। जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जितने भी लीडर्स थे इन्होंने दूसरी कंट्रीज से बहुत कुछ सीखा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत से लीडर्स क्या हुआ? इंस्पायर्ड हुए। उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट्स इन द यूएसए से भी बहुत कुछ सीखा। रशियन रिवॉल्यूशन ने सोशल और इकोनॉमिक्स इक्वलिटी के सिस्टम को इंस्पायर किया। जो रशियन रिवॉल्यूशन जब आया था, रशियन रिवॉल्यूशन मीन्स रशियन क्रांति जब आई थी, तो उन्होंने क्या किया? सोशल और इकोनॉमिक्स इक्वलिटी मतलब सामाजिक और आर्थिक समानता का जो भी सिस्टम था उससे को क्या किया? उन्होंने इंस्पायर किया। हर स्टेप पर इंडियन लीडर्स ने क्वेश्चंस किया कि क्या फॉरेन के सिस्टम इंडिया के लिए यूज़फुल है। इन सभी फैक्टर्स ने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना पूरा सपोर्ट किया। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अभी मैंने जो आपको फर्स्ट टॉपिक बताया, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सेकेंड टॉपिक पर बता रही हूँ, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब जो संविधान की जो सभा थी उसके बारे में इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है। Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find here a very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the Constitution. Constitution में important role किसका था? The drafting of the document for the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. Indian Constitution में कितने members थे? 299 members थे. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. जैसा कि तुम लोग को पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या माना जाता है? रिपब्लिक डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? 6 decades ago जो कॉन्स्टिट्यूट थी असेंबली थी उसका क्या प्रारूप था? We have already noted one reason above
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ द इट्स मेंबर अलोन। वे कौन लोग थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? इसको इफेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की असेंबली में बनाया, जिसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शन जुलाई 1946 में हुए थे। इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। इंडिया के पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी डिवाइड हो गई। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी, वो डिवाइड हो गई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। इस असेंबली में 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडॉप्ट किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। यह फोर्स में 26 नवंबर 1950 को आया, मगर आया कब ये? 1950। इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1950 को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ असेंबली के मेंबर्स के व्यूज़ को नहीं इंडिकेट करता है, बल्कि ये सारे लोगों के कंबाइंड थॉट्स को डिफाइन करता है। क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सिर्फ जितने असेंबली में मेंबर हैं उनको भर ये इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि ये जितने भी कंबाइंड थॉट्स हैं इनको इंडिकेट करता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जिसे कोई भी फॉलो नहीं करता। इंडिया में किसी भी लार्ज सोशल ग्रुप ने प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन नहीं की। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली द मेंबर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव्स स्पेसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बहुत सारे सिस्टमेटिक ओपन और सबकी जो एडवाइस है उससे क्या किया? वर्क किया। इसके पहले कुछ बेसिस प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया और उन पर में एग्री हुए। आफ्टर दैट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रिप्रेजेंटेशन में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। क्या बनी है? ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए। मेंबर्स ने 2 ईयर्स में 4 डे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगाए। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कई डिबेट्स हुए। इन डिबेट्स को 10 बड़े वॉल्यूम्स में प्रिंट किया गया। मुझे लगता है कि आप लोग को सेकेंड टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी तो 26 जनवरी 1950 को हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान के गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं? गाइडिंग वैल्यू मतलब गाइड करने वाले जो वैल्यूज़ थे वो क्या थे? इन दिस वी शैल स्टडी द एक्सेप्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in 2 ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. Let the Constituent Assembly work in a systematic. इस स्टेज में जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग वैल्यूज़ को देखते हैं तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरऑल फिलॉसफी को समझते हैं। ओवरऑल फिलॉसफी मतलब सभी तरह की जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम अपने मेजर लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूशन पर
उनके व्यूज़ को समझते हैं। हमारे जो भी मेजर लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनके हम क्या करते हैं, व्यूज़, उनके विचारों को समझते हैं। इसके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फिलॉसफी के बारे में क्या कहता है, इसे भी समझना ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी इसके प्रीएम्बलम से मिलती है। तो मैंने आपको अभी 3 टॉपिक समझाए। मुझे लगता है कि आप लोग को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी, और मैंने जो भी क्वेश्चंस अभी आपको बोले, आप उस पर अपने क्वेश्चंस का आंसर मुझे रिप्लाई कीजिएगा।